Hello everyone and welcome to PCS Niyukti Path. So this is your Lucent एंशंट हिस्ट्री सीरीज जहाँ पर कि हम लूसेंट से आपकी एंशंट हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। और अगर आप 72nd बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिस्ट्री आपका आता है, तो आपके लिए ये वीडियो जो है ये बहुत यूजफुल है। ये इस वीडियो का पार्ट 3 है। हमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में ऑलरेडी पेलियोलिथिक पीरियड जो हमारा स्टोन एज होता है, स्टोन एज से लेके जो हमारा वैदिक कल्चर है वहां तक पूरा कवर करवा दिया है। ठीक है। एंड इसमें लूसेंट जो है वो आपकी एंशियंट और मेडिवल हिस्ट्री के लिए मोर देन सफिशिएंट है। इससे आपका एंशियंट और मेडिवल हो जाएगा। और कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो भी मैंने इस बुक से पढ़ी हैं उसको मैंने इसमें हाईलाइट करके नोट डाउन कर रखा है, तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। सिर्फ उतना ही पढ़ना है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। इसी से आप अगर अपना जाके घटना चक्र भी सॉल्व करोगे तो आई एम मतलब श्योर दैट कि आप वो उसे आराम से सॉल्व कर पाओगे एंशियंट एंड मेडिवल। और मॉडर्न तो आप लूसेंट से सोचना भी मत करने की। इसके लिए सिर्फ एक ही बुक है, स्टैंडर्ड बुक, जो आपकी स्पेक्ट्रम है। तो जैसे ही हम एंशियंट और मेडिवल खत्म कर लेंगे लूसेंट से, फिर हम स्पेक्ट्रम की सीरीज लेकर आएंगे जिसमें कि हम स्पेक्ट्रम से बहुत शॉर्ट में जो नोट्स, हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे, उसके थ्रू आपको स्पेक्ट्रम भी पढ़ा देंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एडीओ की तैयारी कर रहे हैं, स्पेसिफिकली अगर एडीओ की बात करें तो उसके लिए बहुत सारे आपके पास यहाँ पे प्लेलिस्ट चल रही है। मैथ्स एंड रीजनिंग की भी सेपरेटली क्लासेस चल रही है जहाँ पे कि आपके मैथ्स एंड रीजनिंग पढ़ाया जा रहा है बीपीएससी, जो एडीओ बीपीएससी का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली। और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर आपको देखना है इस लूसेंट सीरीज का, तो वो आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। साइंस की भी वीडियोस लगातार आ रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। डू वॉच इट फ्रॉम द साइंस एनसीईआरटी सीरीज। 6 to 10th आपका पूरा एनसीईआरटी कंसेप्चुअली क्लियर हो जाएगा। एंड उसके बाद एक सरप्राइज है आप लोगों के लिए, हम घटना चक्र सीरीज भी लेकर आ रहे हैं। वहां पर आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड, ये वो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम घटना चक्र सीरीज में आपके वीडियोस के थ्रू सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करा देंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो डू लाइक द वीडियो एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच कंटेंट्स। एंड दिस इज द टेलीग्राम लिंक, ये आपका डिस्क्रिप्शन में भी है। यहाँ से आप लोग सारे पीडीएफ जो नोट्स जो भी हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके पीडीएफ नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। सो यू कैन गेट दोज नोट्स फ्रॉम देयर। ठीक है। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, अपनी लूसेंट ओपन कर लेनी है, एक पेन पेंसिल हाइलाइटर ये सब रख लेना है। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रॉम हरियनका डायनेस्टी। क्योंकि जो हमारी लास्ट क्लास थी उस लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक महाजनपद पीरियड तक सब कुछ कवर कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे हरियनका डायनेस्टी से। हरियनका डायनेस्टी जो है हमारे लिए सबसे अच्छी चीज ये है कि जो बिहार का, हम जो है बिहार के स्टेट से हैं, और जो बिहार की जो हिस्ट्री है और जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री है कहीं ना कहीं वो एक कॉमन है। जो बिहार स्पेसिफिक हिस्ट्री जो हम पढ़ते हैं और जो हमारी एंशियंट हिस्ट्री जो पूरी इंडिया की जो सब लोगों को पढ़नी पड़ती है चाहे वो किसी भी स्टेट से हैं, तो वो चीज़ बहुत कॉमन है। तो यहाँ से आपका वो वाला पार्ट भी क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले जो आपका महाजनपद पीरियड के बाद जो मतलब डायनेस्टी आई थी दैट वाज योर हरियनका डायनेस्टी। इसके फाउंडर कौन थे? तो किसी भी डायनेस्टी में आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहला, तो उसके फाउंडर कौन थे? तो फाउंडर थे उसके बिम्बिसारा, या फिर जिसको बोलते हैं हम श्रोनिका। इनको हम सैन्या भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं सैन्या? क्योंकि इनके पास ये मतलब पहले इंडियन किंग थे जिन्होंने क्या किया था, अपने पास एक रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। ठीक है, रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो है किसके कंटेम्प्ररी थे? ये गौतमा बुद्धा के कंटेम्प्ररी थे। जैसे आप और हम क्या है, एक कंटेम्प्ररी है हम। मतलब भले ही हो सकता है कि एज डिफरेंस हो, कोई 30-40 साल का भी इंसान है, पर एज डिफरेंस होने के बाद भी हम लोग क्या एक दूसरे के कंटेम्प्ररी, क्योंकि हम एक ही टाइम को जी रहे हैं। हम सबने कोविड देखा है, ठीक है, तो वो कहीं हम लोग कंटेम्प्ररी है। मतलब उतना एज डिफरेंस भी नहीं चलता, आप और आपके दादाजी कंटेम्प्ररी नहीं हुए, वो जनरेशनल गैप है। भले ही आप दोनों ने कोविड देखा हो, बट कंटेम्प्ररी मतलब थोड़ा, मतलब 10-15 साल आगे पीछे चल जाता है। ठीक है। ये जो थे गौतमा बुद्धा और बिम्बिसारा, मतलब गौतमा बुद्धा जो थे इसी टाइम के थे। इसके अलावा इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत सारे मैरिज अलायंस किए थे। मैरिज अलायंस से इन्होंने अपने किंगडम को स्प्रेड किया था।
मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें यहाँ पर ये आ जाता है कि इनके जो रॉयल फिजिशियन थे, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि जीविका वॉज द रॉयल फिजिशियन ऑफ, तो जीविका जो है वो किसके रॉयल फिजिशियन थे, या फिर जो आपके बिम्बिसरा थे उनके रॉयल फिजिशियन का नाम क्या था। तो आइदर वे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसके लिए जो जीविका थे उनके रॉयल फिजिशियन थे, और अवंती जो किंग, अवंती के जो किंग थे प्रद्योता, प्रद्योता को जब जॉन्डिस हुआ था, अवंती कहाँ है, अवंती का कैपिटल क्या था, उज्जैन था, हमने पढ़ा था महाजनपद के टाइम। तो जब प्रद्योता को जॉन्डिस हुआ था तब जीविका ने क्या किया था, जीविका को बिम्बिसारा ने भेजा था। ठीक है, जीविका को बिम्बिसारा ने उज्जैन भेजा था कि भाई जाओ आप प्रद्योता को ठीक कर दो। और इन्हें सैन्या क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास ही वॉज द फर्स्ट इंडियन किंग जिन्होंने अपने पास आर्मी वगैरह जो स्टैंडिंग आर्मी रखी थी। अदरवाइज आपको पता होगा कि जो वैदिक कल्चर था वहां पे लोग जो है वो स्टैंडिंग आर्मी नहीं रखा करते थे। इन्होंने ही जो हमारा इस टाइम पे कैपिटल क्या था, तो इस टाइम पे कैपिटल राजगृह था, और इन्होंने ही सिटी ऑफ राजगृह बनाया था। तो पूछा जाएगा अगर कि हु बिल्ड द सिटी ऑफ न्यू राजगृह, तो आप क्या आंसर करोगे, बिम्बिसारा। फिर इनका जो बेटा था, इनका बेटे का नाम था अजात शत्रु, जिनको कुनिका भी बोलते थे। अब आपको इसमें ये चीज ध्यान रखनी है कि ये जो डायनेस्टी थी ना, इसे बोलते हैं हम लोग पैट्रिसाइड डायनेस्टी। जैसे हम पेट्रियार्कल बोलते हैं, मेट्रियार्कल बोलते हैं। पैट्री मतलब होता है कि मतलब मेल डोमिनेंस, और कहीं ना कहीं फादर के साइड वाला जो साइड होता है उसे हम पैटर्नल बोलते हैं। और मैटर्नल किसको बोलते हैं, मदर वाले साइड को हम मैटर्नल बोलते हैं। तो ये किस टाइप की डायनेस्टी थी, तो ये आपकी पैट्रिसाइड डायनेस्टी थी। इसमें जो बेटा था वो अपने पापा को मार के और उस थ्रोन पे आ जाता था, अपने जो गद्दी पे आ जाता था। तो अजात शत्रु ने फिर बिम्बिसारा को किल किया एंड ही सीज्ड द थ्रोन। ठीक है, ही किल्ड हिज फादर एंड सीज्ड द थ्रोन। तो ये पूरा ही इनकी जो डायनेस्टी थी। अब देखो अजातशत्रु के बाद जब उदयन आएगा तो उसने भी सेम ही हरकत की थी, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पैट्रिसाइड डायनेस्टी। ओके। अच्छा, अब जो है क्या हुआ था, तो उस टाइम पे हमारा जो आपको पता ही होगा कि जैसे जो बिहार है, बिहार में हमारे 3 महाजनपद कहीं ना कहीं पड़ जाते थे। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे अंगा, एक हो गया यहाँ पे मगधा, और ये अगर हमारी गंगा नदी है तो ये हो गया हमारा वैशाली या फिर वज्जी बोल लो। ठीक है, तो ये जो हमारे अजात शत्रु जी हैं, इनका जो नजर था ये किस पे था, ये वज्जी पर था, कि भाई हमें वज्जी को भी अपना मतलब अंदर अपने उसके अंदर लेना है। ठीक है, उस कॉन्फिडेंस में लेना है। प्लस अगर आप देखोगे बिम्बिसारा ने क्या किया था, तो काशी एक महाजनपद हुआ करता था, तो काशी को भी इन्होंने अपना एरिया जो है बना लिया था। कैसे, तो इन्होंने काशी की जो मतलब इन्होंने क्या किया, मैरिज अलायंसेस किए थे, शादी कर लो रिश्ता बन गया, ठीक है भाई डाउरी में हमने ले ली कोई चीज। तो इस टाइप की चीजें वहां पे चलती थी। ओके। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है, इन्होंने वज्जी को जो है मतलब वज्जी को डिफीट करने के लिए या वज्जी को जीतने के लिए किसकी हेल्प ली थी, तो इनके पास 2 डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे, वत्साकर और सुनिधा। तो क्वेश्चन इन दोनों पे भी बनता है कि सुनिधा और वत्साकर किसके डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स थे, या फिर अजातशत्रु के डिप्लोमेटिक मिनिस्टर्स के नाम क्या थे। तो ये सुनिधा और वत्साकर इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज, ये जो रथमुसाला और महाशिला कंटाका है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने जैसे मूवीज देखी होगी बाहुबली और इस टाइप की पुरानी पुरानी जो वीएफएक्स वाली जो प्रॉपर मूवीज आई थी आज से 5 6 8 10 साल पहले, तो उन मूवीज में आपने देखा होगा कि मतलब बाहुबली जिस घोड़े और जिस हाथी पे बैठे हैं उसके आगे कुछ लगा हुआ है, जिसमें हेलीकॉप्टर जैसे वो गोल 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 घूम रहा है, और जैसे जैसे आगे आगे लोग आते जा रहे हैं वो उसे काटते हुए जा रहा है। तो ये कुछ इसी टाइप का होता था रथ मुसाला और महाशिला कंटका। तो ये कौन यूज करते थे, तो ये आपके अजातशत्रु यूज करते थे। तो इस पे भी आपका क्वेश्चन बनता था। और इसी तरीके से कहीं ना कहीं काशी और वैशाली जो है फाइनली मगध एम्पायर का पार्ट बन गया था। मगध एम्पायर जो है वो एक्सपैंड कर गया था। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने राजगृह में एक फोर्ट बनाया था जिसका नाम था, और इसके अलावा इन्होंने जलादुर्गा बनाया था जो कि पताली में बनाया था। ठीक है, तो इन्होंने एक फोर्ट देखो, राजगीर को बिल्ड किसने किया था, तो बिम्बिसारा ने बिल्ड किया था। वहां पे फोर्ट किसने बनाया था, तो अजातशत्रु ने फोर्ट बनाया था। ठीक है, फिर इन्होंने एक जलादुर्गा या फिर वॉच फोर्ट उसे बोलते थे, जलादुर्गा बनाया था। कहाँ पे, पताली करके एक गांव है गंगा नदी के किनारे, वहां पर इन्होंने जलादुर्गा फोर्ट भी बनाया था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, इनके जो बेटे थे वो कौन थे, इनके सन जो थे उदाइन थे। और उदाइन जो है इन्होंने अजात शत्रु को सक्सीड किया था। अजात शत्रु के बाद जो है उदाइन आए थे।
इन्हीं को बोलते हैं हम कहीं ना कहीं फाउंडर, और इन्होंने फाउंडेशन जो है, इन्होंने पाटलिपुत्र का फाउंडेशन रखा था, ठीक है। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ पाटलिपुत्र। अगर आपको पता हो तो ये जो पूरा पटना है, यहाँ से आपकी सोन नदी एंटर करती है, और कहीं ना कहीं यही है आपका पूरा पाटलिपुत्र और मगध रीजन। तो ये कहाँ पर है, तो जहाँ पे आपकी सोन और गंगा का जो मिलन होता है, उसके नीचे के साइड में पूरा आपका पाटलिपुत्र था, राइट। तो सोन और गंगा के कॉन्फ्लुएंस पे इनका पाटलिपुत्र था। फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने राजगृह से अपना कैपिटल जो है क्या बना दिया, पाटलिपुत्र। अगर आपने देखा होगा तो स्टार्टिंग में जो इनका कैपिटल था वो क्या था, इनका स्टार्टिंग वाला जो कैपिटल था वो इनका कैपिटल क्या था, इनका स्टार्टिंग का कैपिटल राजगृह था बिंबिसारा के टाइम। बट अजात शत्रु आते आते इनका कैपिटल क्या बन गया, तो इनका कैपिटल राजगृह बन गया था, ठीक है। अजात शत्रु सॉरी, उदयन आते आते उदयन ने अपना जो कैपिटल है वो कहाँ शिफ्ट कर लिया था, पाटलिपुत्र शिफ्ट कर लिया था, ठीक है। अब उदयन के बाद आपको मतलब दो तीन इसके मतलब आगे आगे सक्सेशंस हुए थे, बेटे बेटे आए थे, बट आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो लास्ट रूलर थे इसके, इस डायनेस्टी के, नागदशक थे। तो कोई भी डायनेस्टी है तो उसका फर्स्ट रूलर और लास्ट रूलर आपको ध्यान रखना है, फाउंडर बिंबिसारा, लास्ट रूलर नागदशक। अब नागदशक जो है ये थोड़े से ढीले पड़ चुके थे, और इनका जो मिनिस्टर था, इनके मिनिस्टर जो थे वो शिशुनाग थे। तो शिशुनागा जी ने देखा कि भाई ये तो राजा बहुत ढीला पड़ चुका है, तो अब इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो नागदशक ने फिर क्या किया, नागदशक को शिशुनाग ने फिर क्या किया, नागदशक को हटा दिया उसके थ्रोन से, और खुद किंग बन गया, और उसने क्या इस्टेब्लिश किया, शिशुनागा डायनेस्टी इस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। अब इनका ना उस टाइम पे जो महाजनपद पीरियड था ना, उस टाइम पे ये जो अवंती, जो हम उज्जैन बोलते हैं, ये अवंती जो है, ये बहुत मतलब पावरफुल किंगडम हुआ करता था। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ उस टाइम पे। और अवंती में भी प्रद्योता डायनेस्टी जो थी वो अच्छा खासा मतलब पावर होल्ड करती थी। इसमें अब आप ऐसे सोच सकते हो कि जब प्रद्योता डायनेस्टी आपका इतना पावर होल्ड करती थी, कि जब आपके बिंबिसारा और ये पूरा हरियणका डायनेस्टी चल रही थी, तो वो आपकी प्रद्योता डायनेस्टी को ओवर पावर नहीं कर पाए। बट जिस तरीके से आपकी हरियणका डायनेस्टी कहीं ना कहीं वीक पड़ गई, और जिसके बाद शिशुनागा डायनेस्टी ने नाग दशक को हटा के अपनी डायनेस्टी स्टैब्लिश कर दी, उसी तरह ये जो शिशुनाग थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने अवंती में जो प्रद्योता डायनेस्टी थी इसको हटा के इन्होंने उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, और अब जो उज्जैन में भी, उज्जैन को भी मगध का पार्ट बना लिया था, ठीक है। उसके बाद आता है, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, इनका जो कैपिटल था वो कौन था, तो इनका कैपिटल जो है वो वैशाली हुआ करता था, ठीक है। इनका कैपिटल जो है शिशुनाग डायनेस्टी का कौन था, तो इनका कैपिटल वैशाली था। उसके बाद आ जाते हैं शिशुनाग डायनेस्टी। शिशुनाग डायनेस्टी को सक्सीड किसने, शिशुनाग डायनेस्टी में जो शिशुनागा थे उनको सक्सीड किसने किया था, उनको सक्सीड आपके काल अशोका ने किया था। इन्हीं को हम काकावर्ना बोलते हैं, और इन्हीं के टाइम पे हमारी सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। तो अब बोलोगे आप फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम हुई थी, तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो हुई थी आपके, ये अजात शत्रु है इनके टाइम पे आपकी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, ठीक है। मैं फर्स्ट बीसी लिख रही हूँ। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल आपके अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी। कहाँ हुई थी, तो राजगृह में हुई थी, ठीक है। अभी जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे ना, तो बुद्धिज्म में ये आएगा फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल। पर आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है किसके टाइम पर हुई थी, अजात शत्रु के टाइम पर हुई थी। और अजात शत्रु के टाइम पर ये फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी। सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल किसने करवाई थी, तो ये जो आपके शिशुनागा के जो बेटे थे काल अशोका ने कराई थी, जिसको हम काकावर्ना भी बोलते हैं। और इन्होंने सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ कराई थी, वैशाली में। क्यों, क्योंकि आपको भी पता है ये जो शिशुनाग डायनेस्टी है, इसका जो कैपिटल हुआ करता था, ये क्या हुआ करता था, ये आपका वैशाली हुआ करता था। फिर आता है आपका नंदा डायनेस्टी। नंदा डायनेस्टी कुछ नहीं है, नंदा डायनेस्टी जो है इसके बाद आया था आपका, शिशुनाग डायनेस्टी के बाद। इसमें जो इसके फाउंडर थे, इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, इसके फाउंडर आपके महापद्मानंदा थे। ही वॉज अगेन अ वेरी ग्रेट लीडर, जिन्होंने एक अलग से एक वो इस्टेब्लिश किया। इनको फर्स्ट एम्पायर बिल्डर बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री में, क्योंकि इस टाइम पे पूरा अच्छा खासा एरिया जो है वो एकरत था। वो एक एक पूरा कंबाइन एक बड़ा सा एरिया बना हुआ था, एकरत बोलते थे महापद्मानंदा को। या फिर इन्होंने इनको सर्वशत्रांतक बोलते थे, उग्र सेना बोलते थे, ओनर ऑफ ह्यूज आर्मी, ठीक है। तो ये सब जो बड़े बड़े नाम है वो महापद्मानंदा के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनकी जो डायनेस्टी थी, इनका जो मतलब रूल था, इट वाज लाइक दिस, ठीक है।
इसके बाद इन ये जो हमारे महापद्मानंदा है, इनके 8 बेटे थे। एक के बाद एक सक्सीड करते करते लास्ट में कौन आया? धनानंद आया। ये वही धनानंद है जिसको हटा के, ये वही धनानंद है जिसका कुछ ना कुछ आपका बैर था कौटिल्य के साथ, और इसी वजह से कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद इन्होंने कौटिल्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया, और धनानंद के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को राज पाठ जो है वो मगध का दे दिया। ठीक है, तो धनानंद को ही हटा के कौन आया था? हमारे मौर्य डायनेस्टी के चंद्रगुप्त मौर्य। क्योंकि आपको, आपने देखा होगा, मुझे याद है, मतलब बचपन में एक सीरियल आया करता था चंद्रगुप्त मौर्य करके, तो उसमें ही मतलब पूरी स्टोरी जो है एग्जैक्टली जो मतलब जो हिस्ट्री में, नॉट एग्जैक्टली बिकॉज सीरियल्स आप लोग को भी पता है कि एकदम सेम तो नहीं होते हैं, तो मैंने वहां से थोड़ा बहुत देखा था, तो मुझे इस तरीके से मैंने याद किया। तो अगर आपने भी इस टाइप का कुछ देखा है, पढ़ा है, तो उसे रिलेट करना कि अच्छा हमने वहां देखा था कि धनानंद थे, उसकी कौटिल्य से कुछ तो दुश्मनी दिखाई थी। ठीक है, उसके बाद कौटिल्य ने छोटे चंद्रगुप्त को किस तरीके से मतलब बड़ा किया, ट्रेन किया, और फाइनली धनानंद को हटा के चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राजगद्दी पे आ गए थे। तो मैंने, मुझे इसी तरीके से याद था, तो मैं वही आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो धनानंद को हटा के ही चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो उन्होंने राजपाट संभाला था। अब ये जो धनानंद थे, इनको जो ग्रीक थे, जैसे हमारा, आपको आपने पढ़ा है कि जो हरप्पन सिविलाइजेशन था, इसको अलग अलग नाम से, जैसे ऋग्वेदा में हरियुम्पिया जाना जाता था, उधर हमें मिलुहा विलुहा कुछ कुछ बोलते थे, तो सब लोग अलग अलग बोलते हैं चीजों को। ठीक है, तो उसी तरीके से जो ग्रीक्स थे उस टाइम पर, वो धनानंद को कैसे जानते थे, उन्होंने धनानंद के बारे में किस कैसे लिखा हुआ है, तो उन्होंने धनानंद को एग्रेम्स या फिर जेंड्रेम्स लिखा हुआ है। क्या लिखा है? एग्रेम्स या फिर जेंड्रेम्स। ठीक है, इसके बाद आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, फॉरेन इन्वेजन जो है ये आ जाते हैं ना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है, एक फॉरेन इन्वेजन जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, इसी टाइम पे, धनानंद के टाइम पे ही हमारा अलेक्जेंडर इन्वेजन हुआ था। ठीक है, जो अलेक्जेंडर का इन्वेजन हुआ था वो लगभग इसी टाइम पर हुआ था। तो इसलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि जो अलेक्जेंडर इन्वेजन है वो किसके टाइम पर हुआ था? धनानंद, महापद्मानंदा, शिशुनागा, या फिर ये? तो तीन चार आपको ऑप्शंस दे देंगे उस अनुसार, और आपको बताना है कि अलेक्जेंडर इन्वेजन किसके टाइम हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, आपने अलेक्जेंडर इन्वेजन कब पढ़ा है, तो अपने अलेक्जेंडर इन्वेजन जो है वो धनानंद के टाइम पर पढ़ा है। ठीक है, फॉरेनर्स इन्वेजन में पर्शियन और ईरानियन इन्वेजन्स थे। ईरानियन और पर्शियन इन्वेजन में किसने इन्वेड किया था? तो डैरियस थे। डैरियस क्यों बता रही हूँ मैं, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाता है मैच द फॉलोइंग में दे देगा डैरियस कहाँ का था, तो वो ईरानियन या फिर पर्शियन था। और ये डैरियस जो है, डैरियस वन के बारे में किस में लिखा हुआ है? तो ये आपका बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। ठीक है, कहाँ पर लिखा हुआ है? बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन जो है, वहां पर आपका डैरियस वन ने जो मतलब इन्वेड करने की कोशिश की थी इंडिया को, ही वॉज ईरान, ईरान से थे वो। ठीक है, ईरान बोल लो या पर्शिया बोल लो, ये वहां से थे, और यहाँ पे आपका ये मेंशन है, तो बस इतना ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है हम लोग अलेक्जेंडर इन्वेजन। अलेक्जेंडर इन्वेजन जो है किसके टाइम पर हुआ था? तो ये आपके धनानंद के टाइम पर हुआ था। अब ये आ कहाँ से रहे थे? तो ये आपके मैसिडोनियन, मतलब जो ग्रीक वाला साइड है वहां से आ रहे थे। ठीक है, ये वहां से कॉन्कर करते 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 आ रहे थे, और इन्होंने रास्ते में इनके जितने भी किंगडम्स पड़े, इन्होंने सबको कॉन्कर किया। तो तक्षशिला, अभिसरा, ये सब रास्ते में पड़ रहे थे, इन सबको इन्होंने अपना कॉन्कर करते करते आगे आ रहे थे। तो अब ये जो तक्षशिला और अभिसरा वगैरह थे ना, इन्होंने भाई सरेंडर कर दिया कि भाई हम आपके शरण में आ गए हैं, अब बस छोड़ दो हमें। पर एक जो थे मतलब वहां पे एक पोरुस करके एक राजा थे, पुरुष। ठीक है, ये पोरुस करके एक राजा थे, उन्होंने मना कर दिया कि भाई मैं सरेंडर नहीं करूंगा, आपको जो करना है कर लो। ठीक है, तो पोरुस करके, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से किसने आपका अलेक्जेंडर को सरेंडर नहीं किया था? तो पोरुस जो है उन्होंने सरेंडर नहीं किया था। उसके अलावा जब अलेक्जेंडर आ रहे थे, तो पोरुस वॉज डिफीटेड इन द बैटल दैट फॉलोड, बट अलेक्जेंडर ट्रीटेड हिम वेरी जेनरसली फॉर हिज ब्रेवरी। तो बाकी लोगों को तो आपने देखा कि भाई वो हाथ पैर जोड़ने लगे, बट पोरुस जो है उसने ब्रेवरी शो की, उसने बहुत मतलब ब्रेवली जो बैटल है उसको लड़ा था। तो इस चीज से अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस्ड थे। ठीक है, बहुत हिम्मत से उन्होंने उस बैटल को लड़ा, तो अलेक्जेंडर बहुत इम्प्रेस्ड थे। कौन सा बैटल था ये? तो बैटल ऑफ
वितास्ता या फिर वितास्ता को हम क्या बोलते थे, मतलब मॉडर्न टाइम में झेलम है, पुराने टाइम में झेलम को क्या बोलते थे, वितास्ता बोलते थे। और ग्रीक्स क्या बोलते थे, झेलम को हाइडाप्सिस बोलते थे। ये हमने जब हमने ऋग्वेदा कल्चर पढ़ा था वहां भी पढ़ा था वितास्ता, तब मैंने आपको बोला भी था कि जो वितास्ता वगैरह है ये अब आपको आगे थोड़ा सा यूज होगा, तो वहां से आपको याद हो जाएगा कि अच्छा बैटल ऑफ वितास्ता पोरुस और इसके अलेक्जेंडर के बीच में हुआ था। अलेक्जेंडर जो है पोरुस की जनरोसिटी, सॉरी ब्रेवरी से, उसकी हिम्मत से, उसकी करेज फैक्टर से बहुत खुश थे। ठीक है, पर अब देखो बैटल ऑफ झेलम होते होते होते, वितास्ता होते होते, अब इसके जो सोल्जर्स थे अलेक्जेंडर के, वो थक चुके थे। अब वो मतलब एकदम टायर्ड हो चुके थे और उन्होंने बोला कि भाई अब हमें ना आगे नहीं जाना है। तो वो ब्यास नदी पहुंचे थे, झेलम के बाद थोड़ा सा और आगे आके ये ब्यास नदी तक पहुंचे और वहीं से ये लोग फिर वापस चले गए। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अलेक्जेंडर इन्वेजन जो हुआ था ये लोग कौन सी नदी से वापस चले गए थे, तो ये ब्यास नदी से जो है वापस चले गए थे। ठीक है, क्योंकि जो सोल्जर्स है वो रेडी नहीं थे आगे जाने के लिए। ठीक है, इसके बाद ना हम बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ेंगे, पर उससे पहले ना कंटिन्यूएशन में एक बार हम मौर्यास डिस्कस कर लेते हैं, फिर मौर्यास के बाद बुद्धिज्म और जैनिज्म कंप्लीट करते हैं। फाइन। तो सबसे पहले आ जाता है मौर्य पीरियड। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था जो धनानंद थे वो नंदा डायनेस्टी के लास्ट किंग थे। नंदा डायनेस्टी के जो फाउंडर थे वो कौन थे, महापद्मानंदा। और महापद्मानंदा के बाद जो आपके धनानंद जी थे वो उसके आखिरी किंग थे, और उसके बाद नंदा डायनेस्टी खत्म। फिर क्या हुआ, जो जो धनानंद थे, धनानंद को हटाकर कौन आया थ्रोन पे, तो ये जो है आपके चंद्रगुप्त मौर्य जी जो है ये आ गए आपके थ्रोन पे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने चंद्रगुप्त ने डिथ्रोन कर दिया आपके लास्ट नंदा रूलर जो कि धनानंद जी थे, उनको डिथ्रोन करके, और इन्होंने मगध एम्पायर को कैप्चर कर लिया। ठीक है, और किसकी हेल्प से किया था, तो इन्होंने कौटिल्या के हेल्प से किया था, जिनको हम चाणक्य भी बोलते हैं, इंडियन मैचावली भी बोलते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, चाणक्य बोल दो, इंडियन मैचावली बोल दो, तो ठीक है ये सारे इनके नाम हो गए। उसके बाद आपको जैसे ये पता ही है ऑलरेडी कि धनानंद के टाइम पे अलेक्जेंडर का इन्वेजन हो रहा था। ठीक है, अलेक्जेंडर जो था वो ग्रीक था, तो अलेक्जेंडर का ही जो आपका आगे की जो पीढ़ी थी वो कौन थे, सिल्यूकस निकेटर। ठीक है, सिल्यूकस निकेटर थे। तो अब जो चंद्रगुप्त मौर्य है इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपके सिल्यूकस निकेटर को हरा दिया, डिफीट कर दिया। ठीक है, इन्होंने सिल्यूकस निकेटर को डिफीट कर दिया, और सिल्यूकस निकेटर ने फिर क्या किया, बहुत सारी टेरिटरीज जो थी, एरिया, आरिचोसिया, गेड्रोसिया, इन सबको सरेंडर कर दिया था इनको। ठीक है, ये सब सरेंडर कर दिया था। अच्छा, अभी आप सोचोगे कि हमने इतना सारा पार्ट स्किप क्यों किया है, तो इसलिए स्किप किया है ताकि एक बार आप पहले स्टोरी समझ लो किस सीक्वेंस में है, फिर ये सब जो है, ये सब ना थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें हैं जो कि तब आपको समझ आएगी जब आप पहले उसके कैरेक्टर्स को जान लोगे। अब आपको पता ही नहीं चंद्रगुप्त मौर्य कौन है, तो आपको यहाँ पे समझ नहीं आएगा मेगास्थनीज, इंडिका। ठीक है, तो हमें रटना नहीं है, हमें समझ के पढ़ना है। ओके, सो डोंट बी वरिड, ये जितनी भी चीजें हम एक एक चीज कवर करेंगे। ठीक है, तभी मेरी बुक इतनी रंगीन है। तो आई होप इस बार अपने एग्जाम से पहले आप भी अपनी बुक को इतना कलरफुल बना लेंगे। उसके बाद चंद्रगुप्त और सिल्यूकस जो है इनके बीच में ट्रीटी हुई थी हिंदू कुश के बीच में। ठीक है, और हिंदू कुश को ही उनका बाउंड्री स्टेट्स बताया गया था। मैंने बताया ना हिंदू कुश आपका ये इंडिया है। ठीक है, JNK है, हिंदू कुश आपका यहाँ पर है। ठीक है, तो इस तरीके से अब ये जो हिंदू कुश है इसी को बाउंड्री मतलब डिक्लेयर कर दिया गया था सेल्यूकस और इनके बीच में। अब क्या हुआ, जब आपके सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार गए, तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना एक अम्बेसडर भेजा था जिनका नाम था मेगास्थनीस। तो ये जो है ये क्योंकि अलेक्जेंडर भी ग्रीक थे और उन्हीं का जो आगे की जो मतलब पीढ़ी थी वही थे आपके सिल्यूकस निकेटर। तो सिल्यूकस निकेटर सिल्यूकस निकेटर खुद भी ग्रीक थे, उन्होंने अपना एम्बेसडर भेजा, वो भी ग्रीक थे। तो ये मेगास्थनीज जो थे वो ग्रीक एम्बेसडर थे, जिनको कि चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में किसने भेजा था, तो ये आपके सिल्यूकस निकेटर जी ने भेजा था। अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ना ये एक जैन थे। ठीक है, ये कौन थे, एक
जैन धर्म का ये फॉलो करते थे। वहां पर आप देखोगे जो हरियनका डायनेस्टी वगैरह है ना, वो बौद्ध धर्म का पालन करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य कौन थे? जैन धर्म का पालन करते थे। अब आपको पता होगा कि जो जैन धर्म है, अभी रिसेंटली में एक न्यूज में आया था कि इसमें ना बहुत एक्सट्रीम लोग करते हैं, मतलब एकदम साधु बन जाएंगे, खाना पीना त्याग देंगे, सारी चीजें छोड़ देंगे। ठीक है। तो उसी तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने भी क्या किया, इन्होंने भी जैन धर्म का पालन करते हुए जब इनकी थोड़ी एज हो गई, उसके बाद ये चंद्रागिरी हिल, ये श्रवण बेलागोला कर्नाटका में है, वहां पर गए थे। किसके साथ गए थे? तो ये भद्र बहू के साथ गए थे। इनके एक चेला चुपड़ी थे जिनका नाम था भद्र बहू। ठीक है। तो ये जो अपने भद्र बहू के साथ जो है ये श्रवण बेलागोला गए थे। ठीक है। चंद्रगिरी हिल याद रहता तो ठीक है, श्रवण बेलागोला याद रखना, क्योंकि श्रवण बेलागोला पूछा जाता है। ठीक है, उसी का नाम ऑप्शन में दिया जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन बन के फिर वो अपना श्रवण बेलागोला गए थे। किसके साथ गए थे? तो भद्रबहु के साथ गए थे, और उन्होंने वहां पे अपना खाना पीना सब त्याग दिया। और इसी को बोलते हैं काया कलेशा। जब आप खाना पीना त्याग देते हो, इसको बोलते हैं काया कलेशा या सालेखन बोलते हैं जैन धर्म में। और इस तरीके से इन्होंने खुद को, अपना जो शरीर है उसे त्याग दिया था। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे, ही वाज सच अ रूलर कि इनके अंडर पहली बार ऐसा हुआ था कि जो पूरा नॉर्दर्न इंडिया है वो एक यूनाइटेड हो चुका था। इसी टाइम पे आपका जो ट्रेड है वो फ्लरिश हो रहा था। ठीक है। वेट्स वगैरह, टैक्सेशन, सैनिटेशन, फेमाइन रिलीफ मेजर्स, ये सब जो है सब स्टेट्स का जो कंसर्न थे, अच्छे से इन सारी चीजों का देखा जा रहा था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग बिंदुसरा। बिंदुसरा जो थे, बिंदुसरा कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के जो बेटे थे वो बिंदुसरा थे। इन्होंने सक्सीड किया था चंद्रगुप्त मौर्य को। इनको जो ग्रीक्स है, क्योंकि आपको पता है कि क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य का भी ग्रीक्स के साथ रिलेशन था, तो ग्रीक्स जो है बिंदुसरा को क्या बोलते थे? अमाइत्रोचेट्स। क्या बोलते थे? अमाइत्रोचेट्स। ठीक है। या फिर अमित्र घाटा। ठीक है। तो अमाइत्रोचेट्स या अमित्र घाटा किसका नाम था? ये आपके बिंदुसरा का नाम था। कौन बोलता था? तो ये इनको ग्रीक्स बोलते थे। ठीक है। बिंदुसरा जो है आस्ट एंटियोचस वन ऑफ सीरिया टू सेंड सम स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स एंड अ सोफिस्ट। ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया था? जो सीरिया के जो राजा थे एंटियोचस वन, बिंदुसार ने इनको डिमांड किया था। इस पे भी क्वेश्चन बनता है, इस वाले पॉइंट पे इसको मार्क कर लेना। एंटियोचियस वन ऑफ सीरिया जो थे, उनसे इन्होंने डिमांड किया था कि भाई आप मुझे थोड़ा स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और एक सोफिस्ट भेज दो। तो अब एंटियोचियस वन जो थे, उन्होंने वाइन और फिग तो भेज दिया, बट इन्होंने मतलब डायरेक्टली पोलाइटली ये चीज बोली कि जो उनके फिलोसफर्स है, जो उनके वहाँ के लोग हैं, वो दे आर नॉट फॉर सेल, हम उन्हें किसी के पास ऐसे नहीं भेजते हैं। ठीक है। और बिंदुसरा जो है कौन सा सेक्ट फॉलो करते थे? तो आजीविका सेक्ट फॉलो करते थे। अभी जब आप जैनिज्म पढ़ोगे ना, तब आपको समझ आएगा कि जैनिज्म जो है वो कहीं ना कहीं, हमारे जो जैनिज्म के जो फाउंडर थे वो कौन थे? महावीरा थे। पर ये जो आजीविका सेक्ट था, ये महावीरा के ना मतलब एक क्लोज एसोसिएट थे मखाली घोषाल, जिन्होंने स्टार्टिंग में तो वो उनके साथ काम कर रहे थे जैन धर्म की तरफ। पर बीच में कुछ डिफरेंसेस हो गए, तो उन्होंने बोला कि भाई मैं अलग से अपना सेक्ट निकालूंगा। और फिर मखाली घोषाल ने एक अलग से सेक्ट फाउंड किया था। ठीक है। जिसका नाम था आजीविका सेक्ट। तो आप देख सकते हो चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन धर्म का पालन करते थे, जबकि आपका बिंदुसरा जो है आजीविका सेक्ट को पैटर्नाइज करते थे। फिर आता है आपका अशोका। अशोका के बारे में तो जितना भी आप वो करोगे उतना कम है। अशोका के बारे में मतलब ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्पायर, एम्परर ऑफ द इंडिया। ठीक है। एवरीबडी नोज अबाउट इट। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है उसमें अशोका के बारे में लिखा हुआ है कि अशोका का मतलब क्या है? विदाउट सॉरो। ठीक है। इसके अलावा अशोका ने जो है यूसर्व द थ्रोन आफ्टर किलिंग हिज 99 ब्रदर्स। तो अगेन इसमें क्या था कि उसके लगभग लगभग 99 ब्रदर्स थे, तो सबको मार काट के उसके बाद जाके इन्होंने अपना थ्रोन इनको मिला था। ठीक है। ये अपना इन्होंने इनको राजगद्दी जो है हासिल हुई थी। और इन्होंने 99 ब्रदर्स को किल किया था। एक भाई जो थे तिस्सा को, उसे छोड़ दिया था। तिस्सा जो थे सबसे यंगेस्ट भाई थे, तो उसको छोड़ दिया था, बाकी सबको इन्होंने किल कर दिया था। राधा गुप्ता जो थे एक मिनिस्टर थे बिंदुसरा के, तो इनको हेल्प किया था फ्रैट्रिसाइडल स्ट्रगल। पैट्रिसाइडल मतलब आप अपने पापा को मार के गद्दी पे आ रहे हो, फ्रैट्रिसाइडल मतलब महाभारत।
याद कर लो, जहाँ पे कि आप अपने भाइयों को किल कर रहे हो। तो आप देख सकते हो कि अशोका ने भी क्या किया, अपने भाइयों को किल किया, एक्सेप्ट एक भाई जिसका नाम था तिस्सा। ठीक है, क्या नाम था एक भाई का, तिस्सा। तो अब ये जो है फ्रैट्रिसाइडल था, मतलब अपने भाइयों को मारा तो फ्रैट्रिसाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद दिस वॉर ऑफ सक्सेशन जो है 4 साल तक चला, और उसके बाद ही अशोका का कोरोनेशन वगैरह हुआ था, उन्हें जो क्राउन वगैरह पहनाया गया था। और इस टाइम पे जो है, जो आपका मौर्यन एम्पायर है वो कहीं ना कहीं अपने क्लाइमैक्स पे था, अपने जेनिथ पर था, अपने पीक पर था। ये जो अशोका का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज द पीक टाइम ऑफ द मौर्यन एम्पायर। ठीक है, अशोका ने कलिंगा का वॉर किया था। इसका डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 261 बीसी में इन्होंने अपना कलिंगा का वॉर किया था। और ये कौन सा ईयर था इनके कोरोनेशन का, तो जब इनको कोरोनेट होके किंग बन के जब 9 साल हो गए थे। ठीक है, 261 बीसी में जब इनको किंग एज अ किंग डिक्लेयर होके जब 9 साल हो चुके थे कोरोनेशन को, तब इन्होंने उसी टाइम पे कलिंगा का वॉर किया था। और कलिंगा का वॉर इतना डेडली, इतना ब्लडी था कि वहां से, इस मैसेकर से ये बहुत ज्यादा मूव्ड थे, बहुत इन्हें ऐसा लगा कि यार ये मैंने क्या किया है, क्यों किया है, मतलब इस टाइप की इन्हें फीलिंग आई। और उसके बाद से इन्होंने पूरी तरह से ये चेंज हो गए, इन्होंने अपनी पॉलिसी जो है कि मैं मारूंगा काटूंगा ये वाली छोड़ के, मतलब ये मारने काटने वाली जो पॉलिसी होता है इसे बहरी घोषा बोलते हैं। और बहरी घोषा से क्या बन गए थे, धम्म घोषा, जहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया कि अब जो है मैं पीस और प्रोस्पेरिटी को प्रमोट करूंगा। किसको प्रमोट करूंगा, पीस एंड प्रोस्पेरिटी। ठीक है, उसके बाद अशोका जो थे वो एक्सट्रीम पैसिफिस्ट नहीं थे, ये मतलब ऐसा नहीं चाहते थे कि मतलब पीस जो है हर कंडीशन में हो, ऐसा हो वैसा हो। इनका ये था कि भाई अगर हम लोग हैं तो सब अच्छे से रहे, खुशी खुशी रहे, ये इस टाइप की धम्मा घोषा में आ गए थे। पर ऐसा नहीं कि आप हमें मारोगे काटोगे तब भी हम पीस प्रमोट करेंगे, वो वाले पीस वाले आदमी नहीं थे ये। फिर उसके बाद अशोका ने अपनी मिशनरीज भेजी थी किंगडम्स को। ठीक है, जैसे चोलास को भी भेजी थी, पांड्यास को भी भेजी थी, और 5 स्टेट्स रूल्ड बाय ग्रीक किंग्स। तो जो हमारे ये चोलास और पांड्यास थे सदर्न इंडिया में, उनके पास अपने मिशनरीज, उनके पास अपने लोग भेजे थे। प्लस 5 जो ग्रीक किंग्स थे उनके पास भेजे थे। कौन कौन, एंटीओचस, ये वही एंटीओचस है जिन्होंने बिंदुसरा के पास सोफिस्ट को भेजने के लिए मना किया था। ठीक है, एंटीओचस 2, वो कौन से एंटीओचस थे, ये एंटीओचस 1 थे। ठीक है, यहाँ जो बिंदुसरा के टाइम पे थे ये एंटीओचस 1 थे ऑफ सीरिया। यहाँ पर जो है एंटीओचस 2 है सीरिया के। ठीक है, तो इनके पास भेजा था। फिलाडेल्फोस टॉलेमी 2 ऑफ इजिप्ट, इनके पास भेजा था। एंटीओगोनियस ऑफ मैसेडोनिया, मैगस ऑफ सीरीना एंड अलेक्जेंडर ऑफ इपीरस। तो इन पांचों के पास इन्होंने अपने 5 लोगों को भेजा था। कई बार गलती से इस टाइप की, ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। आई नो दिस इज बिट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर, बट एंटीओचस 2 आप ध्यान रखना कि बिंदुसरा में एंटीओचस 1 आपने पढ़ा था सीरिया, तो वहां से आपको याद रहेगा। फिलाडेल्फस और टोलेमी जो है पीपी से याद रख लेना। ठीक है, इजिप्ट के आप और ये टोलेमी जो है कहाँ के थे, इजिप्ट के थे। फिलाडेल्फोस टोलेमी 2 जो है ये इजिप्ट के थे। ठीक है, मैगस सीरना, अलेक्जेंडर इपिरस और ये एंटीगोनस मैसिडोनिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। अशोका का जो धम्मा है ये क्या था, इट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ सेक्टेरियन फेथ, क्योंकि इनकी जो ऑब्जेक्टिव थी बहुत ब्रॉड था। इनका जो मेन आइडिया था कि एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए, एक सोशल हार्मनी होनी चाहिए लोगों के बीच में। ठीक है, जहाँ पे कि आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट कर रहे हो, और आप एक मतलब ह्यूमैनिटी है आपके अंदर एक काइंडनेस है। तो इस टाइप की चीजें थी। ठीक है, ओके। लेटर मौर्याज में अगर आप देखोगे तो आपको अब यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इसके बाद जो है अशोका के बाद क्या हुआ। तो अशोका के जो ग्रैंड सन थे इसको याद रखना, दशरथ। ठीक है, दशरथ। और जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, बृहद्रथ थे। ठीक है, लास्ट रूलर कौन थे, बृहद्रथ थे। और अशोका के जो पोते थे वो कौन थे, दशरथ थे। इसके अलावा आपको कुछ याद नहीं रखना, लास्ट रूलर कौन थे, बृहद्रथ थे। और अशोका के जो पोते थे वो दशरथ थे। ठीक है, और बृहद्रथ को ही फिर मार के आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी आई थी, उसको अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में वो हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि उससे पहले हमें यहाँ पे बहुत सारी चीजें कवर करनी है। ठीक है।
तो लेट्स स्टार्ट इधर से, मौर्यन पीरियड से। तो अब कौटिल्य, आपको पता है कौटिल्य कौन थे, जिन्होंने आपके चंद्रगुप्त मौर्य को कहीं ना कहीं ट्रेन किया ताकि वो जो है राजगद्दी संभाल सके। तो कौटिल्य ने क्या किया था, इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। उसके अलावा इन्होंने सप्तांग और मंडला थ्योरी दी थी। अच्छा, ये थ्योरी क्या है ये वापस अभी आगे आएगा आपका डिस्कशन करने के लिए, बस यहाँ पे अगर लिखना है तो आप लिख लो, अदरवाइज ये यहाँ पे मैं वापस से कराऊंगी जब हम एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें ये दिया हुआ है सप्तांग थ्योरी और मंडला थ्योरी। मंडला थ्योरी नहीं दिया, मंडला थ्योरी यहाँ पे लिखवा दूंगी, ठीक है। तो सप्तांग और मंडला थ्योरी भी किसकी थी, ये भी आपके कौटिल्य की थी। उसके बाद जो मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज कौन थे, तो मेगास्थनीज जो है ये ग्रीक एम्बेसडर थे, जो कि सेल्यूकस निकेटर को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा दिया था एक्सक्यूज मी, चंद्रगुप्त मौर्य को जब चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को जब हरा दिया था, तो उन्होंने अपना एक एम्बेसडर जो है मेगास्थनीज को उनके कोर्ट में भेजा था। तो मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था इंडिका, ठीक है। ये सबसे पहली फॉरेनर अकाउंट थी मौर्यास के बारे में, मौर्यास के बारे में पहली बार किसी फॉरेनर ने कोई बुक वगैरह लिखी थी, ठीक है। ये हो गया, इसकी ओरिजिनल कॉपी अब हो चुकी है। इसके अलावा आज आज अब हम ये देख सकते हैं कि और भी बहुत सारे ग्रीक राइटर्स थे, जैसे स्ट्राबो, डायोडोरस, एरियन, प्लूटार्क, बहुत सारे लोगों ने बाद में ये सारी चीजें लिखी थी, पर पहली बार किसने लिखा था, मेगास्थनीज की इंडिका है। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि इसी मेगास्थनीज की इंडिका में ही आपके जो 7 कास्ट्स हैं वो मेंशन्ड है, और ये भी मेंशन है कि यहाँ पे कोई भी स्लेवरी नहीं थी इस टाइम पे। एक चीज ध्यान रखना, जो मौर्यन डायनेस्टी था इसका मेंशन जो है किसमें है, वायु पुराण में है। मौर्यन डायनेस्टी कौन से पुराण में मेंशन है, तो ये आपके विष्णु पुराण में मेंशन है, सॉरी, ठीक है, विष्णु पुराण में मेंशन है। किसमें मेंशन है, विष्णु पुराण में, ठीक है। तो ये जो आपके 7 कास्ट सिस्टम है और स्लेवरी जो नहीं है, ये किसमें मेंशन है, ये आपका मेगास्थनीज के इंडिका में मेंशन है, ठीक है, मेगास्थनीज के इंडिका में मेंशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता ना एक मतलब राइटर थे, जो कि आपके ना रियल लोगों के ऊपर जो है स्टोरीज लिखा करते थे। तो एक इन्होंने विक्रमादित्य पे लिखी, जो कि हम गुप्ता पीरियड में पढ़ेंगे, और एक इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य पे लिखी थी। चंद्रगुप्त मौर्य पे जो इन्होंने बुक लिखी थी इसका नाम था मूद्र राक्षसा। तो ये पूछा जाता है कि मूद्र राक्षस जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है, तो मूद्र राक्षस जो है ये चंद्रगुप्त ने किस तरीके से चाणक्य के हेल्प से नंदास को ओवरथ्रो किया, उनको हटाया, तो इस चीज को कहाँ किसने डिस्कस किया है, विशाखा दत्ता ने अपने मूद्र राक्षस में इसको डिस्कस किया है। पुराणास में आप लिख सकते हो, पुराणास में यहाँ देखो विष्णु पुराण मैंने लिखा हुआ है, तो पुराणास में आप भी लिख लो कि ये जो पुराणास है किस पुराण में मेंशन्ड है, तो ये विष्णु पुराण में आपके मेंशन्ड है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें बुद्धिस्ट लिटरेचर, तो बुद्धिस्ट लिटरेचर कौन कौन से हैं जिसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, तो इंडियन बुद्धिस्ट टेक्स्ट जैसे जटाकास, जटाकास में जटाका टेल्स आपने बचपन में पढ़ी होगी, जहाँ पे आपके मतलब स्टोरीज होती है छोटी छोटी एनिमल से रिलेटेड, ठीक है। तो ये जटाकास जो है खुद निकाया सुत्ता पिताका का पार्ट है। आपको पता होगा अभी जब हम बुद्धिज्म पढ़ेंगे ना, तो वहां पे हम पढ़ेंगे कि बुद्धिज्म में ना 3 पिटाकास है, ठीक है, ये 3 त्रिपिताकास है, ठीक है। ये जो त्रिपिताकास होते हैं, ये त्रिपिताकास कौन कौन से हैं, सुत्त पिताका, ठीक है, फिर आपका विनय पिताका और अभिधम्मा पिताका, ठीक है। तो ये आपका विनय पिताका, सुत्त पिताका और अभिधम्मा पिताका जो है ये 3 पिताकास हैं, और ये बुद्धिस्ट के जो मेन टेक्स्ट है वो इट इज पार्ट ऑफ दैट। तो उसी का जो आपका सुत्त सुत्त पिताका है, सुत्त पिताका का जो एक पार्ट है खुद निकाया में इसके बारे में मेंशन्ड है, बुद्धा की स्टोरीज वगैरह के थ्रू ही यहाँ पे मेंशन है। इसके अलावा आपको इनका जो अशोका वगैरह का जो डिस्क्रिप्शन है, वो दीपवंसा और महावंसा, ये आपके सेलियन जो है ये पुराना नाम था आपका किसका, तो ये आपका श्रीलंका को बोलते हैं सेलोन। तो सेलियन जो है, सेलियनीज जो बुद्धिस्ट क्रॉनिकल्स है, दीपवंसा और महावंसा, उसमें भी कहीं ना कहीं मौर्यन डायनेस्टीज का और अशोका का जो है वो जिक्र है। फिर एक तिब्बतन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है जिसका नाम है दिव्य वंदन, वहां पर भी
मेंशन है कि अशोका ने किस तरीके से, जैसे ही वो बैरी घोषा से धम्म घोषा में चेंज हुए, तो अशोका ने किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स लिए ताकि जो बुद्धिज्म है वो उसे स्प्रेड कर सके। आज जो आप देख रहे हो ना कि बुद्धिज्म जो है वो हमारा जापान, इधर उधर आसियान नेशन में पूरा ऐसे फैला हुआ है, वो इसीलिए फैला हुआ है क्योंकि अशोका ने इस चीज को लेके बहुत एक्टिवली इस चीज को प्रमोट किया था। ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में से कि जितने भी आपके अशोकन एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस हैं, ठीक है, जो भी अशोका से रिलेटेड हमें एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, इनका डिसाइफरेशन किसने किया था? तो ये आपके जेम्स प्रिंसेप जी ने किया था। इनका डिसाइफरेशन, इसको डिकोड किसने किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था, ये पूछा जाता है। दूसरी चीज ये पूछी जाती है कि इस टाइम पे प्राकृत जो था वो लैंग्वेज हुआ करता था। ठीक है, प्राकृत जो लैंग्वेज था, जैसे अभी हम बोल क्या रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, पर हम लिखते किस में? तो हम देवनागरी में लिखते हैं। ठीक है, वो हमारी लिपि है, स्क्रिप्ट है जिसमें हम लिखते हैं। उसी तरह से अभी हम इंग्लिश बोल रहे हैं या कुछ भी बोल रहे हैं, तो उसे हम लिखते कैसे? तो ABCD करके लिखते हैं। तो उसी तरीके से प्राकृत जो थी वो लैंग्वेज हुआ करती थी, और जो वो लिखते थे, लिखते किस में थे? तो ईस्ट इंडिया में, मतलब जो इधर वाला साइड है, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, यहाँ पे ईस्टर्न साइड में, राजस्थान कह रही हूँ मैं, बिहार, उड़ीसा और आपका झारखंड वाला जो रीजन है, ये पूरा जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलती थी। कौन सी स्क्रिप्ट चलती थी? ब्राह्मी स्क्रिप्ट चलती थी। और जो भी आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है वहां पे खारोष्ठी चलती थी। तो इसको ना आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि ये आपका इंडिया हो गया। ठीक है, ये आपका प्यारा सा इंडिया हो गया, अभी वाला इंडिया। थोड़ा गंदा आज ज्यादा बना दिया मैंने मैप, पर थोड़ा मैनेज कर लेना। ठीक है, पर उस टाइम पे क्या था, बहुत फैला हुआ था इनका मगध जो एम्पायर था। तो इधर जो है आपका पूरा, इधर कौन सा था? तो इधर आपका, इधर भी नहीं, लगभग 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 इधर, क्योंकि उस टाइम पे बहुत बड़ा था ना इंडिया, तो ईस्ट जो है वो भी बहुत बड़ा होगा। तो ये पूरा यहाँ पे इंडियन नेशन में कहीं ना कहीं ब्राह्मी चलती थी। फिर ये जो पाकिस्तान वाला साइड पड़ जाता है थोड़ा, यहाँ पे क्या चलता था? खारोष्टी। खारोष्टी मतलब थोड़ा ऐसे लिखा जाता था जैसे उर्दू लिखते हैं ना, वैसे। और इसके बाद आपका जो बॉर्डर पे आ जाता है इस तरफ, इस तरफ क्या लिखा जाता था? आरामायक। तो तीन तरह की स्क्रिप्ट होती थी जिसमें इस लैंग्वेज को लिखा जाता था। इधर आपका ब्राह्मी चलता था, उसके बाद आपका खारोष्ठी चलता था, और लास्ट में आपका इस तरफ कौन सा स्क्रिप्ट चलता था? तो आरामाइक स्क्रिप्ट चलता था। ठीक है, तो ये लैंग्वेजेस का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन, सौगुरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, महास्थान इंस्क्रिप्शन, ये सारे अलग अलग इंस्क्रिप्शन हैं जो कि किससे रिलेटेड है? आपके मौर्यन डायनेस्टी से रिलेटेड है। अब ये जूनागढ़ वाला क्या है ये मैं बताऊंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन है। ठीक है, चलो। अच्छा, अब इसमें आ जाते हैं। अब ना आपके टोटल कितने रॉक एडिक्ट्स हैं? तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, जो बड़े बड़े वाले रॉक एडिक्ट्स हैं, जिसमें आपके मानसेरा, शाहबाजगढ़ी, कलसी, ठीक है, और जूनागढ़, सुपारा, ये सारे हैं। दो कलिंगा रॉक एडिक्ट्स है जिसमें आपके कलिंगा के वॉर और इसके बारे में लिखा हुआ है। और माइनर रॉक एडिक्ट्स तो बहुत सारे हैं। तो ये जो माइनर रॉक एडिक्ट है ये कहाँ पर है? एक तो आपका सासाराम, बिहार में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टोटल मेजर रॉक एडिक्ट्स कितने हैं? तो अशोका के टोटल 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर आप एडिक्ट्स की बात करोगे और इंस्क्रिप्शन की बात करोगे, तो एक आपका भाबरू बैरात रॉक एडिक्ट है, जो कि कहाँ पर है? ये आपका राजस्थान में है, भाबरू बैरात। तो जब अशोका ने अपना धर्म परिवर्तन किया था, कन्वर्ट हुए थे वो, जब उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था, उसके बारे में उन्होंने किस में लिखा हुआ है? तो उसके बारे में उन्होंने भाबरू बैरात में लिखा हुआ है, जो कि कहाँ पर है? राजस्थान में है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बुद्धा का बर्थ कहाँ पे मिल जाएगा? तो रुमिंडी या फिर लुम्बिनी इंस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो ये दो इंस्क्रिप्शन तो बिल्कुल याद ही रखने हैं। इसके अलावा आपको ये जो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स है, इसमें से आपको दो तीन चीजें बिल्कुल याद रखनी है। जैसे ये 8 नंबर का, जिसमें धम्म यात्रा की बात हुई थी जब वो बोध गया वगैरह गए थे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है ये 13 नंबर,
13 नंबर क्योंकि फेवरेट होता है, कलिंगा के बारे में मेंशन किया जाता है। और जो 5 कंटेम्प्ररी ग्रीक किंग्स, जो मैंने आपको पांचों किंग्स जो पढ़ाए ना यहाँ पे, एंटियोचस और ये सारे मैसिडोनिया, फिलाडेल्फस, टोलेमी, उनका भी मेंशन इसी में है, एडिट नंबर 13। तो ये दोनों तो आपको एनी टाइम याद रखना है, ठीक है। ये दोनों आपको 8 वाला और 13 वाला तो याद ही रखना है, इसे भूलना नहीं है हमें, ठीक है। 13 में क्या है, कलिंगा वॉर, और 8 में जो उन्हें कंप्लीट एनलाइटनमेंट वगैरह जो हुआ था, बोध गया वगैरह जो वो गए थे, उसके बारे में मेंशन है। जो वो धम्म यात्रा, जो ये जो चीजें करते थे, ये आपको याद रखना है। तो ठीक है, इतना याद रख लिया। ठीक है, अब आ जाते हैं इस वाले टेबल पे। अब जो है अशोका का जो नाम है ना, वो अशोका हर जगह नहीं दिया हुआ है उसको ना, उनको पियादसी, पियादसी राजा, ये सब बुलाया करते थे, ठीक है। तो इनका नाम जो है अशोका सिर्फ एक जगह मेंशन्ड है प्रॉपरली, जो कि है मास्की इंस्क्रिप्शन। ये कहाँ पर है मास्की, तो ये कर्नाटका में है। तो ये आपको मेंशन कर लेना है कि अशोका जो है, इनका नाम अशोका कहाँ है, तो मास्की इंस्क्रिप्शन कर्नाटका में है, ठीक है। उसके अलावा इनको हर जगह देवनम्पिया, राजा अशोका, इस तरीके से मेंशन्ड है। उसके बाद भाबरू बैरात, जिसमें उनका कन्वर्जन लिखा हुआ है कि वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट कैसे हुए थे, क्या था, वो भाबरू बैरात में लिखा है। साथ साथ भाबरू बैरात में एक और चीज लिखी है कि वो कहाँ के राजा थे, तो मगध के राजा थे, पियादसी राजा मगध। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये भी पढ़ लिया। अब आ जाते हैं ये वाला टेबल, ठीक है, ये वाला टेबल। अब इसमें आपके किंग का नाम है, और उनको जो अदर नेम्स जो उनको बुलाया जाता था, कौन उन्हें क्या बुलाते थे, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन्ड है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त जो है, चंद्रगुप्त को स्ट्राबो जो है वो क्या बुलाते थे, सैंड्रोकोटस, ठीक है। स्ट्राबो क्या बुलाते थे, सैंड्रोकोटस। और ये प्लूटार्क कौन क्या बुलाते थे, तो प्लूटार्क आपका एंड्रोकोटस बुलाते थे, ठीक है। तो सैंड्रोकोटस कौन बुलाता था, एस से सैंड्रोकोटस, एस से स्ट्रैबो। तो स्ट्रैबो जो है चंद्रगुप्त मौर्य को सैंड्रोकोटस बुलाता था। और आपके जो प्लूटार्क जी है, वो आपके इनको एंड्रोकोटस बुलाते थे। उसके बाद जो विशाखा दत्ता है, जिन्होंने मतलब लिखा है कि किस तरीके से विद द हेल्प ऑफ योर चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदास को हटा दिया। तो ये जो विशाखा दत्ता है, इन विशाखा दत्ता ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे रेफर किया है, तो इन्होंने इसको वृषाला या फिर कुलहीना, कुलाहीना करके मेंशन किया है, ठीक है, बहुत जगह पे अपने बुक्स में। तो विशाखा दत्ता जो है, उन्होंने कुलाहीना बताया है। उसके बाद आ जाते हैं बिंदुसरा। बिंदुसरा को ग्रीक्स जो है क्या बोलते थे, अमाइट्रोचेट्स बोलते थे। विंदुबाला कहाँ बोलते थे, चाइनीज टेक्स्ट में बोलते थे। जैन में इनको सिंहासेना बोला गया है। और भद्रसरा वायुपुराण में, वायुपुराण में इनका नाम क्या रखा गया है, तो भद्रसरा, ठीक है। ओके, यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आई होप सो। एक बार मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन से मैं बता देती हूँ क्या क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो आपका सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था वो कैसा था। तो जो आपका किंग थे, ठीक है, जो भी आपके किंग होते थे, जैसे आपके चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, बिंदुसारा हो गए, ये सब बात है, तो ये आपके किंग थे, ठीक है। तो ये जो किंग थे, यहाँ पे जो सिस्टम था वो सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी था। जो किंग थे, ही वाज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग, वो जो है न्यूक्लियस थे। और सप्तांग थ्योरी में सात चीजें होती थी, जैसे राजा हो गया, दैट वाज द मेन पार्ट। अमात्य उनके सेक्रेटरीज हो गए। जनपद उनके पास जितनी टेरिटरी है वो हो गया। दुर्ग उनके कितने फोर्ट्स हैं वो हो गया। कोशा उनके पास कितना ट्रेजर है वो हो गया। सेना उनके पास कितनी आर्मी है। और लास्ट जो होता है मित्र, तो इनके पास कितने दोस्त हैं। तो ये जो है, इन 7 चीजों को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता था किसी भी किंग के सक्सेस के लिए और उनकी ब्यूरोक्रेसी के लिए। Then comes your king was regarded as the soul among all the 7 elements, तो ये जो है होता था। फिर आता है आपका मंडला थ्योरी, ठीक है। मंडला थ्योरी था, मंडला थ्योरी में यही था कि जो किंग है उनको असिस्ट कौन करेगा, तो उन्हें मंत्री परिषद जो है वो असिस्ट करेगा, ठीक है। कौन असिस्ट करेगा, मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन होता था, तो युवराज होंगे, पुरोहित होंगे जो कि वहाँ के पंडित होते हैं, और सेनापति होंगे जो कि वहाँ के कमांडर इन चीफ होते हैं, और कुछ अलग अलग मिनिस्टर्स होंगे। इसमें से भी कई बार पूछ लेता है
कि व्यवहारिका या धर्मस्थ वो होते थे जो कि आपके चीफ जस्टिस होते थे न्यायालय के, जो आपका सिविल कोर्ट होता है जहाँ पे डाइवोर्स वगैरह ये सारे केसेस जाते हैं, उसके जो आपके चीफ जस्टिस होते थे उनको क्या बोलते थे, व्यवहारिका या फिर धर्मस्था। वो आपका व्यवहार वगैरह से रिलेटेड वर्डिक्ट्स पास करते थे, इसीलिए उनको व्यवहारिका या फिर धर्मस्था बोलते थे। तो ये पूछ देता है प्रधेष्टा किसको बोलते थे, तो कंटक शोधन न्यायालय। ठीक है, कंटक का शोधन न्यायालय मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट जहाँ पे आपने कुछ गलती वलती की है, तो वहां पे जिस जो फैसला होता है उस वहां पे कौन बैठते थे, प्रदेष्टा। ठीक है, वहां पे कौन बैठते थे, प्रदेष्टा। देन आता है आपका धम्म महामात्रा। धम्म महामात्रा नाम से ही क्लियर है कि धम्मा जो स्प्रेड करने वाले जो मिनिस्टर थे उनको हम लोग बोलते थे धम्म महामात्रा। ठीक है, नाम से ही क्लियर है, जो धम्मा स्प्रेड करने के लिए जो अशोका ने एक पोस्ट क्रिएट की थी उनको हम लोग बोलते थे धम्म महामात्रा। नेक्स्ट आता है आपका प्रदेशिका। प्रदेशिका फिर आपके डीएम को प्रदेशिका बोला जाता था। ठीक है, स्थानिका हो गए जो आपके कलेक्टिंग ऑफिसर हो गए, सीओ। ठीक है, सीओ को क्या बोलते थे, स्थानिका बोलते थे। सीताध्यक्ष किसको बोलते थे, तो जो एग्रीकल्चर को सुपरवाइज करते थे उनको बोलते थे सीताध्यक्ष। तो इस तरीके से आपको कुछ ये वाली चीजें भी रिमेम्बर करनी पड़ेंगी। ठीक है, एक आध जो है ये सब क्वेश्चंस में कई बार पूछे हुए हैं, उन्हीं को मार्क किया हुआ है, उसके अलावा कुछ नहीं है। फाइन। देन आपके पास आता है प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो मौर्यन एम्पायर था वो आपके टोटल 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में कह सकते हो बटा हुआ था। जैसे अभी हमारे 28 डिस्ट्रिक्ट है इंडिया में, ठीक है, उसी तरह मौर्यन में ना 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स थे। एक था आपका नॉर्दर्न प्रोविंस या फिर उत्तर पथ बोलते थे, उत्तरापथा मतलब नॉर्दर्न प्रोविंस, जिसको कि उसका कैपिटल कौन था, तक्षशिला। एक था आपका अवंती राष्ट्र जो कि आपका नीचे वाला वेस्टर्न प्रोविंस हो गया, जहाँ पे कि आपका उज्जैन था। अवंती, अवंती जो है महाजनपद हुआ करता था एक टाइम पर, उसका कैपिटल उज्जैन होता था। तो अवंती राष्ट्र का भी कैपिटल क्या था, उज्जैन था। ठीक है, अवंती राष्ट्र का कैपिटल क्या था, उज्जैन था। प्राची हो गया ईस्टर्न एंड सेंट्रल प्रोविंस। ठीक है, जहाँ की आपका मेन प्रोविंस हुआ करता था, इसको उसका नाम क्या हुआ करता था, प्राची। तो कई बार पूछ सकता है कि मगध जो है वो आपके कौन से प्रोविंस में फॉल करता था, तो मगध जो है वो आपके प्राची प्रोविंस में फॉल करता था और इसका कैपिटल जो है पाटलिपुत्र हुआ करता था। फाइन। फिर आता है कलिंगा। फिर आता है इसका कैपिटल हो गया आपका तौशाली। और देन कम्स योर दक्षिणापथा। दक्षिणापथा मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि सदर्न प्रोविंस जो है, साउथ साइड का जो प्रोविंस है, इसका जो कैपिटल था वो कौन था, तो इसका कैपिटल आपका सुवर्णनगरी था। कौन था, सुवर्णनगरी। ठीक है, सुवर्णनगरी जो है ये आपका कर्नाटका साइड में है। ओके, फिर ये जो नोट दिया हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जूनागढ़ एक जगह है आपका गुजरात में। तो जो जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है वो किसने लिखा था, तो रुद्रदमन एक राजा थे, आप पढ़ोगे अभी जब आप फॉरेन के रूलर्स वगैरह को पढ़ोगे ना, तो वहां पे आप रुद्रदमन पढ़ोगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में आएगा वो। ठीक है, तो जूनागढ़ जो रॉक एडिक्ट था वो किन्होंने मतलब जो ये जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जो है किन्होंने किया था, तो जो रुद्र दमन जी थे, ये आप इंडो ग्रीक वगैरह जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे, कुषाण वगैरह, उससे पहले आप रुद्र दमन पढ़ोगे। तो जो रुद्र दमन थे सौराष्ट्र के, उन्होंने ये जूनागढ़ रॉक एडिक्ट वो किया था। ठीक है, तो उस रॉक एडिक्ट को ना उन्हीं के नाम से जाना जाता है, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्र दमन। और ये कहाँ है, सौराष्ट्र। क्यों, क्योंकि गुजरात और महाराष्ट्र को पहले मिला हुआ था और उसे सौराष्ट्र बोलते थे। And was governed by Gupta, the Vaishya at the time of Chandragupta Maurya and by the Yaman king Tusaspa। तो इससे हमें ये पता चलता है कि उस टाइम पे जो आपका ये जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्रदमन सौराष्ट्र जो है, उस टाइम पे कौन गवर्न करता था, पुष्य गुप्ता गवर्न करते थे। और यहाँ पे आपका एक लेक था, कौन सा लेक था, सुदर्शन चक्र लेक था। कौन सा लेक था, लेक सुदर्शन चक्र। ठीक है, लेक सुदर्शन लेक हो गया आपका, यहाँ पर आप लिख सकते हो कि सुदर्शन लेक जो है
कि किन्होंने बनवाया था। ये आपका इसे ये जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है, इसी को हम गिरनार इंस्क्रिप्शन भी बोलते हैं। ये इंस्क्रिप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंस्क्रिप्शन बार बार आता है, मतलब हिस्ट्री में बार बार आपको सुनने को मिलेगा, अलग अलग लोगों ने इसमें अलग अलग चीजें लिखी हुई है। और दूसरी चीज, ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन है, इसमें आपका लॉन्गेस्ट संस्कृत टेक्स्ट है। यह रुद्र दमन का जो मैं पढ़ाऊंगी उसमें आपको पता चलेगा कि ये जो गिरनार इंस्क्रिप्शन या फिर जूनागढ़ रॉक एडिक्ट है क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब जो है यहाँ पे ना चंद्रगुप्त के जो सात पुष्य गुप्ता थे, वहाँ के जो गवर्नर थे सौराष्ट्र के, तो चंद्रगुप्त के टाइम पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे एक सुदर्शन लेक बनवाया था जिसमें पानी रहता था। ये एक आर्टिफिशियल लेक था। और इसके बारे में मेंशन कहाँ पर है, तो इसके बारे में मेंशन है आपका जूनागढ़ रॉक एडिक्ट ऑफ रुद्र दमन। ठीक है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं ये किस लिए आता है, क्योंकि ये ना आपका मैच द फॉलोइंग में पूछ लिया जाता है, तो ये आपको हर जगह पढ़ने की जरूरत है। तो इनके जो प्रोविंसेस होते थे, जैसे जो उत्तर पथ हो गया, दक्षिण पथ हो गया, जो आपका प्राची हो गया, ये सारे जितने भी प्रोविंस हैं, इन प्रोविंसेस को क्या बोलते थे, तो इन प्रोविंसेस को एडमिनिस्ट्रेशन में के नाम पे बोलते थे चक्रा। जैसे अभी हम बोलते हैं ना कि हम इस फलाना स्टेट के हैं, तो हमारे पास 28 स्टेट है, बट हम कई बार नॉर्मली जब रेफर कर रहे होते हैं तो हम बोलते हैं कि हम फलाना स्टेट के हैं। तो उसी तरीके से जब रेफर करना होता था तो प्रोविंस को क्या बोलते हैं, चक्रा। ठीक है, क्या बोलते हैं, चक्रा। डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते थे, अहर या फिर विशाया। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट्स को क्या बोलते थे, अहर या फिर विशाया। अब चक्रा है, तो चक्रा जो है उसको स्टेट को कौन वो देखेगा, तो राष्ट्रपाला। ठीक है, राष्ट्रपाला या फिर कुमारा, जो भी आपके प्रिंस होंगे या फिर जिसको भी अपॉइंट किया गया होगा वो स्टेट की रखवाली करेंगे, देखेंगे, उसके हेड होंगे। उसके बाद आता है अहर या फिर वैश्य। ये जो है डिस्ट्रिक्ट्स को बोलते थे, और इनका हेड कौन होता था, तो इनका हेड होता था आपका प्रदेशिका या फिर राजूका। प्रदेशिका वो जो कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव चीजों को देखेंगे, और राजूका वो जो कि लैंड रेवेन्यू को देखेंगे। उसके बाद 10 विलेजेस जो थे, 10 विलेजेस जो है उनके ग्रुप को टुगेदर मान के एक संग्रह बुलाया जाता है। जैसे हम लोग ब्लॉक होता है हमारा आज के टाइम पे, उसी तरह से यहाँ पे क्या होता था, 10 विलेजेस के समूह को संग्रहणा बोलते थे। और इसके जो 10 विलेज के समूह के जो हेड होते थे उनको क्या बुलाया जाता था, तो उनको गोपा बुलाया जाता था। ठीक है, तो कई बार क्या होता है, फ्लो चार्ट में अरेंज द फॉलोइंग डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट पूछ देगा। और ग्राम तो पता ही, ये सबसे छोटा यूनिट होता है आपका, जिसे हम विलेज बोलते हैं। हमने सेम टाइप का कुछ पढ़ा था कहाँ पर, जो हमारा वैदिक कल्चर और ये वाला जो हमने पूरा पढ़ा था, कि पहले कुला कुला होता है, उसके कुलप्पा होते हैं, इस तरीके से ऊपर जाते जाते ग्राम, ये ग्रामणी और ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो ग्राम है, इसको क्या है, इसका हेड को ग्रामिका बोलते हैं। फाइन। नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इसका। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो सिटी सुपरिटेंडेंट होता था, इसको हम लोग क्या बोलते थे, नगारक। जो सिटी का जो सुपरिटेंडेंट होता था वो नगारक होता था, और ये लॉ एंड ऑर्डर चेक करता था। जैसे हमारे डीएसपी वगैरह होते हैं, जो हमारे एसडीएम वगैरह होते हैं, वो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर चेक करते हैं, उसी तरीके से ये भी लॉ एंड ऑर्डर चेक करते थे, और ये सिटी सुपरिटेंडेंट होते थे, और इन्हें नगारक बोला जाता था। इसके बाद इनके पास अच्छी खासी यूथ सी आर्मी थी, और इन्होंने नेवी भी मेंटेन कर रखी थी। ठीक है, हमें क्या ध्यान रखना है, इनके पास आर्मी और नेवी दोनों थे। ठीक है, और इनके पास मौर्यन पीरियड में यहाँ पे दो टाइप्स के गुढ़ा पुरुषास थे, डिटेक्टिव्स हुआ करते थे, एक तो संस्थान और एक संचारी। तो आपको पता ही है, जो कौटिल्य है उनकी जो चीजें थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी कि वो स्पाई वाले सिस्टम पे बहुत बिलीव करते थे, कि भाई हमें अपने अगर चीजों को स्ट्रेंथन रखना है तो हमें स्पाइंग वगैरह करनी पड़ेगी दूसरे नेशंस पर, दूसरे किंगडम्स पर। तो इस टाइम पे दो टाइप्स के आपके डिटेक्टिव्स होते थे, जिन्हें हम गूढ़ा पुरुषास बोलते थे। एक हो गए संस्थान, जो कि एक जगह पे रहते थे, और एक हो गए संचारी, जो कि अलग अलग जगह घूमते रहते थे। इसके बाद यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखना है कि मौर्यन टाइम में आपको एक इरिगेशन टैक्स भरना पड़ता था, जिसे बोलते थे सेतुबंद। लगभग लगभग ये आपका 1/6 हुआ करता था। तो कई बार ये भी पूछा जाता है कि 1/6 आपके जो टैक्सेस है वो कौन कौन से हुए करते थे। ठीक है, इस टाइम पे स्टेट जो है एंजॉय करता था मोनोपोली, किसमें, माइनिंग में, फॉरेस्ट में, सॉल्ट में, सेल ऑफ लिकर में, और मैन्युफैक्चर ऑफ आर्म्स में। तो इस सेंटेंस से भी कई बार सेंटेंस बेस्ड क्वेश्चन पूछा चला जाता है।
उसके बाद आता है आपका सोहगुरा, एक कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है, और महस्ताना जो है ये भी एक इंस्क्रिप्शन है। ये दो इंस्क्रिप्शन है मौर्यन टाइम के, एंड ये दोनों ही इंस्क्रिप्शन आपके चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम के हैं। ठीक है, और ये किससे डील करते हैं? तो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ना आपका एक फमाइन आया था, जब भुखमरी हो गई थी, तो उसके बारे में कहाँ मेंशन्ड है? तो उसके बारे में आपका सोहगुरा और महस्ताना इंस्क्रिप्शंस में मेंशन्ड है कि इस टाइप पे आपके कौन से मेजर्स जो है ये लिए गए थे फेमाइन के टाइम। ठीक है, इसके अलावा आप ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देख सकते हो। ये जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है, जैसे भारोच है, भारोच जो है, सुपारा हो गया, ये सब कहाँ पर है? तो ये वेस्टर्न साइड में है। ठीक है, भारोच, सुपारा वगैरह। तामरलिप्ति कहाँ पर है? तो बंगाल में है। तो इन्हीं पोर्ट्स को यूज करके ये लोग क्या करते थे? ट्रेड्स करते थे। तो पोर्ट्स का भी क्वेश्चन पूछते हैं कि ईस्ट में कौन सा पोर्ट था, वेस्ट में कौन सा पोर्ट था, इस तरीके से। सोसाइटी की अगर हम बात करें तो कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्ता, एक ही बंदे के दो तीन अलग अलग नाम है। इनको ही हम क्या बोलते थे? इंडियन मैचावली भी बोलते थे। ठीक है, इंडियन मैचावली भी बोलते थे। ठीक है, मेगास्थनीज ने 7 कास्ट मेंशन किए थे, 7 क्लासेस मेंशन किए थे। तो पूछता है कि 7 क्लासेस जो है कौन सी बुक में मेंशन थे? तो मेगास्थनीज की इंडिका में ये सारी चीजें मेंशन थी। मेगास्थनीज ने ये भी बताया था कि भाई अभी यहाँ पे कोई भी स्लेवरी नहीं है इंडिया में। ठीक है, नहीं है। वुमेन जो है वो अच्छे खासे पोजीशन पे रहती थी, उनके पास फ्रीडम रहता था मौर्यन सोसाइटी में। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग मौर्यन आर्ट की बात अगर हम लोग करें, तो मौर्यन आर्ट को जो है क्लासिफाई किसने किया है? तो इसको आपके आनंद कुमार स्वामी ने क्लासिफाई किया है। दो टाइप के आर्ट्स होते हैं, एक हो गया आपका रॉयल आर्ट, या फिर जिसे हम कोर्ट आर्ट बोलते हैं, और एक हो गया आपका फोल्क या फिर पॉपुलर आर्ट। रॉयल या फिर कोर्ट आर्ट हम इसे इसीलिए बोलते हैं क्योंकि ये आपके पैलेसेस वगैरह में और जितने भी हमारे रॉयल वो है इसमें बनाए जाते थे। वेराज जो हमारा पॉपुलर आर्ट हो गया या तो फिर जो फोल्क आर्ट हो गया, ये कब बनाया जाता था? तो ये आपका इंडिविजुअल लेवल पे किया जाता था। ठीक है, ये जो है किस लेवल पे किया जाता था? तो ये मास लेवल पे बहुत मतलब बड़ी चीजें जो है किंग्स के ऑर्डर पे और इन सारी चीजों पे बनती थी, रॉयल और कोर्ट आर्ट। वेराज ये जो फोल्क और पॉपुलर आर्ट है ये कैसे बनता था? तो ये इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल्स के लिए अलग अलग से बनता था। इसमें आपका आ जाता है यक्षा और यक्षिणी। ये कहाँ से मिला था आपका? तो दीदारगंज से मिला है, पटना में। ठीक है, कहाँ से मिला है? दीदारगंज पटना से मिला है यक्षा और यक्षिणी मिली थी वहां से। ठीक है, दीदारगंज पटना से। तो ये आपसे पूछता है। टेराकोटा ऑब्जेक्ट्स वगैरह मिले हुए हैं। ठीक है, इस टाइम पे मौर्यास ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? तो इन्होंने स्टोन मेसनरी इंट्रोड्यूस की थी। मेसनरी मतलब क्या होता है? जो आपके जो हम पत्थर वत्थर जो लगाते हैं ना, एक के ऊपर एक ऐसे पत्थर रखते जाते हैं सीमेंट के साथ, इसी को क्या बोलते हैं? मेसनरी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था? स्टोन की मेसनरी जो है ये बहुत लार्ज स्केल में शुरू हुई थी। और आपको पता होगा कि अशोका जो है ये स्टोन्स को जो है मोनोलिथिक हो गए और इस टाइप के जो स्टोन्स है इससे बड़े बड़े एडिक्ट्स बनाया करते थे, बड़ा बड़ा सारी चीजें बनाया करते थे। तो ये जो आपका स्टोन मेसनरी है ये यहाँ पे लार्ज स्केल में यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारा फ्रैगमेंट्स ऑफ स्टोन पिलर्स। तो अब जो है जितने भी आपके स्टोन पिलर्स वगैरह के फ्रैगमेंट्स वगैरह हमें मिले हैं, अब जैसे आपका फाहीन ने एक रिमार्क किया था, उसे देख के अब फाहीन आप सोचोगे फाहीन कौन है? तो अब जब आप आगे पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा गुप्ता पीरियड में कि हु इज फाहीन। तो आई वाज थिंकिंग कि इसके बाद हम एक वीडियो में गुप्ता से लेके पूरा आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म कर देंगे, एंड आपकी एक और वीडियो आएगी जिसमें हम बुद्धिज्म और जैनिज्म सिर्फ कवर करेंगे अलग से। वो सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट की वीडियो होगी। तो दो और वीडियोस आएगी जिससे आपका एंशियंट हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लोग पूरी स्टोरी पढ़ लेते हैं कि कहाँ पे किस टाइप की चीजें थी। फिर जब आप बुद्धिज्म और जैनिज्म पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ आएगा, ताकि बीच बीच से अगर आपके नाम वगैरह अलग अलग आए तो आपको कैरेक्टर्स पता हो, ऐसा ना हो कि अच्छा आगे जाके वो कैरेक्टर आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो पहले कैरेक्टर्स जान लेते हैं कौन कौन थे एंशियंट हिस्ट्री में, फिर हम बुद्धिज्म और जैनिज्म लास्ट में रिलीजियस वाला पार्ट जो है वो कवर कर लेंगे, एंड देन वी कैन स्टार्ट विद द मेडिवल। तो फाहीन ने बोला था कि ये जो पैलेसेस हैं दे आर सो ब्यूटीफुल एंड एक्सीलेंट दैट दे अपीयर टू बी इन द क्रिएशन ऑफ गॉड रादर देन ऑफ मेन। तो ये जो पैलेसेस जो उन्होंने देखे, कुम्हरार पैलेस वगैरह जो हो गया, इसको देख के मतलब ऐसे थे कि अरे ये बहुत सुंदर है। तो ये जो फाहीन थे, जैसे आपके मेगास्थनीज जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम आए थे, वैसे ही गुप्ता पीरियड जब चल रहा था ना,
तो फाहीन जो है वो आए थे आपके, ठीक है, फाहीन आए थे आपके, कहाँ से आए थे, ये आपके चाइना से आए थे। तो ये एक चाइनीज पिलग्रिम थे जो कि आपके गुप्ता पीरियड के टाइम पर इंडिया आए थे। और जब वो इंडिया आए तो उन्होंने देखा कि अब देखो गुप्ता पीरियड तो बाद में आया था, पहले कौन सा पीरियड था, मौर्यन डायनेस्टी था, तो मौर्य के बाद आया था। तो इन्हें तो देखने को मिला कुमरार पैलेस वगैरह, तो ही वाज डमस्ट्रक, ही वाज ऑस्ट्रक कि दिस इज सो ब्यूटीफुल, दिस क्रिएशन इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, अब आ जाते हैं, जो पिलर्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं मौर्यन स्कल्पचर को, मौर्यन मास्टरपीसेस को। हर एक स्कल्पचर, हर एक चीज जो है वो सैंडस्टोन का बना रहता है। अब ये सैंडस्टोन वगैरह ने कहाँ से मिलता था, तो ये इन्हें मथुरा से मिलता था या फिर चुनार से मिलता था। चुनार कहाँ है, वाराणसी के पास एक जगह है। या तो फिर इन्हें मथुरा से मिलता था या तो फिर इन्हें चुनार से मिलता था, ठीक है, चुनार या मथुरा से। ओके, अब आ जाता है फोर लायन कैपिटल। चार लायंस का जो कैपिटल है, जो कि हमारे सिक्के पे, जो कि हमारे हर जगह, जो हमारा एम्बलम है, जो हमारा नेशनल एम्बलम है इंडिया का, जिसमें हमें चार लायन दिखते हैं, ये जो एम्बलम वाला जो हमारा पिलर एडिक्ट है, ये भी अशोका जी ने बनाया था। ठीक है, ये भी हमारे द ग्रेटेस्ट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स जो है अशोका ने बनवाया था। कहाँ बनवाया था, तो ये इन्होंने सारनाथ में बनवाया था। ठीक है, इन्होंने कैपिटल, लायन कैपिटल जो है सारनाथ में बनवाया था। इसके अलावा इन्होंने सांची में भी स्तूपा वगैरह बनवाया है। सिंगल लायन कैपिटल आपका रामपुरवा में है। तो एक लायन का, ये देखो, ये चार लायन वाला कैपिटल कहाँ है, तो वो सारनाथ में है। एक लायन वाला कैपिटल कहाँ है, तो वो आपका रामपुरवा में है। और लौरिया नंदनगढ़ में। अब आपका होमवर्क है, आप लोग बहुत कंजूसी करते हो, कमेंट नहीं करते हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में अब ये बताना कि ये जो रामपुरवा है, लौरिया नंदनगढ़ है, ये सब कौन से डिस्ट्रिक्ट में। और एक और है हमारा लौरिया अरेराज। ठीक है, तो ये हमारे बिहार के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, क्योंकि इस पे ना क्वेश्चन पूछा जाता है कि लौरिया अरेराज दिस इज इन विच डिस्ट्रिक्ट, नंदनगढ़। अच्छा, एक और चीज बताती हूँ, जो रामपुरवा बुल है, अब इसे वहां से हटाकर जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके चेयर के पास या कुछ इस टाइप का जो नया वाला पार्लियामेंट है ना, वहां पर इसे लगा दिया गया है, री इंस्टॉल किया गया है। तो ये जो रामपुरवा बुल है, इसे वहां लगाया गया। लौरिया नंदनगढ़ और लौरिया अरेराज को लेके बहुत कम कंफ्यूजन होता है, वेस्ट चंपारण एंड ईस्ट चंपारण करके। तो इसीलिए इसको आप सर्च करोगे और कमेंट करोगे, ताकि आपको याद रहे कि अच्छा मैंने इस चीज को कमेंट किया था, वरना एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाएगा ना तब मुझे याद करोगे। ठीक है, कि मैम ने बोला था एक बार कमेंट करने के लिए। ओके, और उसके बाद एक कार्व्ड एलिफेंट मिला है, ये रामपुरवा में आपको बता देती हूँ, इसके लिए परेशान नहीं करूंगी, ये आपका वेस्ट चंपारण में है। ठीक है, अब मेन आपका फर्स्ट था, मैं ये भी बता सकती हूँ, लेकिन ये दोनों आपको खुद सर्च करना है, ताकि अगर आप जब कुछ ही चीज को लेके मेहनत करते हो ना, तो आपके दिमाग में फिक्स मेमोरी में चली जाती है। तो लौरिया नंदनगढ़ और अरेराज को आपको बताना है। कार्व्ड एलिफेंट कहाँ मिला था, तो धौली में। एनग्रेव्ड एलिफेंट कहाँ मिला, तो कलसी। कलसी कहाँ है, तो ये आपका उत्तराखंड में है। ठीक है, ये कहाँ है आपका, ये उत्तराखंड में है। तो कार्व्ड एलिफेंट और एनग्रेव्ड एलिफेंट। कार्व्ड मतलब जैसे हम लोग कोई पत्थर है उसमें से हम शिल्पकारी कर रहे हैं, उसमें से हर सारी जो पत्थर की जो छोटी छोटी चीजें उसे तोड़ तोड़ के बाहर निकाल रहे हैं। एनग्रेव्ड मतलब हमने बस एक छापा मारा हुआ है उस पे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे दो केव्स थे मौर्यन आर्टिसंस जो हैं, इसमें आपके, अच्छा, ये डिक्लाइन ऑफ मगध जो है इकोनॉमिक कॉज, ये किसने बताया है, ऐसा रोमिला थापर जी की ऐसी थ्योरी थी कि जो मगध एम्पायर है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कॉजेस की वजह से जो है वो डिक्लाइन हो गया। क्या हो गया, डिक्लाइन हो गया। इसके बाद आता है आपका दो केव्स है, एक है आपका बाराबर केव्स, जो कि किसने बनवाया था, ये आपके अशोका ने बनवाया था। ठीक है, ये आपके अशोका ने बनवाया था, और ये दोनों ही केव्स जो है आजीविका सेक्ट जो है उनको दे दिया गया था, उनको गिफ्ट किया गया था, उनको मॉन्क्स को रहने के लिए दिया गया था। तो अशोका ने जो बारावर केव्स बनाया था, इसमें आपके टोटल 4 केव्स है, जिसमें आता है सुदामा, ये विश्व झोपड़ी, ये हिंदी में होना चाहिए, वर्ल्ड हट नहीं होता, विश्व झोपड़ी, चौपड़, कर्ण चौपर और लोमा ऋषि केव। ठीक है, क्या क्या है, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ण चौपर और लोमा ऋषि, या ऋषि लोमेस लिख दिया है, बट ठीक है। तो यहाँ पे आपके 4 केव्स हैं जो कि आपके अशोका ने बनवाए थे और उन्होंने फिर दे दिया था। इसके बाद आता है नागार्जुनी केव्स। नागार्जुनी केव्स जो है ये भी आपके गया के पास, जो जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में, आप तो खैर ये, तो ये जहानाबाद में है दोनों। ये अशोका के जो ग्रैंडसन थे दशरथ,
उन्होंने बनवाया था। मैंने आपको क्या बोला था कि जो अशोका के ग्रैंडसन है दशरथ, उनका नाम आपको याद में रखना है। तो जो दशरथ थे उन्होंने नागार्जुनी केव बनाया था। अब नागार्जुनी थोड़ा लड़की वाला नाम है, तो यहाँ पर ना जो 3 केव्स है उनका भी नाम थोड़ा लड़कियों जैसा है, जैसे गोपिका, वैदिथिका और वापिका। तो 3 नाम है इधर नागार्जुनी केव्स में, गोपिका, वैदिथिका, वापिका। वापिका तीनों लड़कियों वाले नाम है, तो नागार्जुनी भी थोड़ा लड़कियों वाला नाम है। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। और कलिंगा रॉक एडिक्ट मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ये जो है आपका किसमें था, रॉक एडिक्ट नंबर 13 जो है ये कलिंगा रॉक एडिक्ट है। और रॉक एडिक्ट नंबर आपको 6 वाला भी याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपका जो महावत्तर है और इन सारी चीजों की बात हुई थी। फाइन, तो ये हो गया आपका मौर्यन डायनेस्टी और मौर्य पीरियड। ओके, इसके बाद आ जाएगा आपका पोस्ट मौर्य पीरियड और प्री गुप्ता पीरियड, गुप्ता पीरियड और पोस्ट गुप्ता पीरियड। ये जो तीनों पीरियड्स हैं ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसी के साथ आपका जो है एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। उसके अलावा एक टॉपिक आपका रहेगा बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के लिए फिर एक शॉर्ट वीडियो आएगी और इससे आपका एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप आगे की भी वीडियोस को मिस ना करें। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ।